लेकिन सोसाइटी से जो लाभ
437 के कंप्लायंस के लिए कहते हैं कि ये पार्ट डालो। यहां तक कि 2-4 जजमेंट ऐसे हुए हैं, पहले दक्षिण पूर्व की विशेष बात कर रहा हूं कि उसमें कंडीशन हुआ, फिर भी जज नीचे लिखा है कि 437 के कंप्लायंस में ये पार्ट डालो। साथियों, मेरा यह मानना है कि ये एक लोगों के मानवाधिकारों का जो संवैधानिक अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ये इसके विपरीत है। हम हमारे ऊपर आरोप आया, हम मानते हैं एक जुडिशियल सिस्टम में हमको दोष से मुक्त कर दिया गया। जब दोष से मुक्त कर दिया गया तो हम एक सामान्य नागरिक की तरह हो गए, तो हमसे वो जज इस धारा के कंप्लायंस के तहत हमसे क्यों वेतन मांगते हैं, और उसमें शायद सब एक शुरू में डिक्लेयर जहां अब अगर आपकी जमानत नहीं दाखिल करेंगे तो जजेस जो है उसमें कार्य करेंगे। तो ये इस तरह का पहले सेशन निर्देश आया। हमारे अभी जी कहते हैं अपराधी संसद सदस्यों में लोकसभा सदस्य बन जाएंगे और वो कानून बना लेंगे। तो इस तरीके की जो कानून है उनसे लड़ना और अपने जो कानून है, जो लोगों को प्रभावित करने वाले कानून है, उन पर हम ऐसे लीगल एक्शन के द्वारा ये चाहते हैं ऐसे प्रयत्न करें ताकि लोगों को सस्ता और निष्पक्ष न्याय मिल सके। साथियों, हर केस में साथियों एक बंदी बांदा जेल में बंद था। हर जेल में मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के पूरे देश के जेल में ऐसा होता है कि काम नहीं करवाने के लिए उससे माहवारी वसूली जाती है, पैसा लिया, वो कमान काटने के नाम से लिया जाता है। किस एक कमान काटी जाएगी, आपको काम नहीं दिया जाएगा, उससे पैसा नहीं देते तो उसको टार्चर किया जाता है, काम में लगा भी दिया जाता है। तो ये चाहे हम काम भी करें, अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उस काम में भी उसको फूटों से मारा जाए ताकि किसी तरह पैसा दे काम करना बंद कर दे। कानून में है कि अगर बिजनेस से काम करो, लेकिन ऐसा होता है जेलों के अंदर, कानून ऐसा नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। इससे हम कैसे लड़ाई न्यायालय में कैसे लड़ाई लेते, इसके लिए हमको साहस की जरूरत है, कानून की जानकारी की जरूरत है, संघर्ष की जरूरत है। इस काम में हो सकता है मजिस्ट्रेट आपके साथ मुझको बहुत अच्छी तरह जानकारी है, जो सीजीएम कहीं मजिस्ट्रेट कहीं सीजीएम जेल का मुआयना करने जाते हैं, मुआयना करने के बाद ताज में किशमिश वहां आटा सब्जी उनके जीव में ला के चले जाते और वो वही देखते हैं। मेरे पास जेल के कैदियों की स्टेटमेंट, एक कैदी ने पैसा नहीं दिया कमान काटने का, उसको बुलाया गया तो उसने कहा कि रोजगार मेरे मिलने वाले आएंगे तो हम पैसा दे देंगे। वो जब सीमा समाप्त हो गई और वो मिलने वाले नहीं आए तो उसको बुला करके उसकी तनख्वाह परेड कराई। मैंने सब जेल के अंदर तनख्वाह परेड ऐसा कराया गया कि उसके तनखों से खून बहने लगा, कट गया और बिना इलाज के 15-9 उसकी हालत खराब हो गई, मवाद करने लगी। तो 18/10 को उसको जिला अस्पताल भेजा गया। ऐसे समय भेजा गया किसी की भनक न
से मुस्लिम बने। कैदी ने शिकायत किया, जो वहाँ एक कैदी पढ़ा लिखा है, क्योंकि हम वहाँ काम कर रहे हैं, हम कैदियों के बीच में भी ऐसे वॉलंटियर तैयार कर दिए हैं जो जेल के अंदर की चीजें हम लोगों को दिखाते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ को लिखा गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अन्य कैदियों, जो कि जब जेल के अंदर कोई करता है तो मजिस्ट्रेट जांच करने जाता है, वो मजिस्ट्रेट वैसे ही जांचते, लेकिन उसमें बयान किया जो अन्य कैदियों ने देखा उसको टार्चर किया गया। तो साथियों, इस तरह के जो कानून है, मानवाधिकारों को उल्लंघन करने के लिए कई तरीके बना दिए हैं, उन कानूनों को हमें लागू कराने के लिए जिला दिवस सहायक जिलों में जो एक यूनिट है, वो यूनिट इस तरह के कामों की मदद करता है। महिला कैदियों को अन्य पुरुष कैदियों के साथ जेल से लाया जाता है, ये मानवाधिकारों का हनन है, उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह का जो टार्चर है, उसके खिलाफ में एक अदालत से मुझे मिलेगा, हम दूसरे अदालत जाएंगे, यहां से नहीं मिलेगा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, पीआईएल फाइल करेंगे। तो इन सब कामों में लाने पर एक सहयोग करता है और ये पूरे जिलों में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये लड़ाई हमको लड़ना होगा, जिलों में लड़ना होगा, तब हम सिस्टम को जीवित कर सकते हैं। इसी साथ में आप बोलिए, बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने साथी हमारे पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए, आप आगे आ जाइए। और जब आयोग से पूछा जाता
फिर दूसरी नौकरी देगा, दोबारा फिर आएगा, दिन भर पुलिस स्टेशन में बैठ के आप अपने घर वापस चले। और जब उससे मुलाकात होती है तो सीधे सीधे कहा जाता है उससे कि भाई कुछ केस हल्का करवा दो, नाम लिखवा दो, कुछ खर्चा है नाम भी नहीं निकालेंगे, केस भी हल्का नहीं करेंगे और वसूली चाहिए। और विवेचना के सहयोग के आधार को लेके वो न्यायालयों से वारंट प्राप्त करते हैं। और अक्सर ये देखने में आ रहा है पॉलिसी के तहत कि उन्होंने सीधे सीधे नोटिस काटी और नोटिस काटने के बाद उसको अपने पास रखे हुए हैं और उसके बाद उन्होंने खरीदारी में दर्ज कर दिया कि हमने नोटिस जारी की, अभी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है और विवेचना में व्यवधान हो जाने की आशंका है। इस वजह से इसको गिरफ्तार करना जरूरी है और सबसे गिरफ्तार करें। ये वो जिनके विवेचना अधिकारी को विवेचना में सहयोग आर्थिक रूप से आदमी नहीं कर रहा, ये बड़ी समस्या है। और विवेचना में सहयोग का कॉन्सेप्ट नया आया, ये बात आंदोलन है। और इससे पुलिस विभाग या जो भी आपके विवेचना अधिकारी है जो 7 साल वाले अपराध है उसमें बहुत बुरी तरीके से हो रहा है, वो पीड़ित हो रहा है। और पहले अदालत गया जमानत मिल गई उसको कोई डेटा नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट एक मैंडेटरी रूलिंग जारी की है जिसके तहत ये कहा गया है कि जब भी चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तो अभियुक्त का होना आवश्यक है और उसी समय उसके ऊपर चार्ज करना। तो जो सीआरपीसी में नकल देने का अधिकार था, चार्ज फेल करने का था या आपके चार्ज के ऊपर बहस का अधिकार था, नागरिकों से मिले हो या तमाम सारी चीजों के जो सीआरपीसी के प्रावधान है उनका उल्लंघन उस रूलिंग के माध्यम से हो रहा है। ये इख्तियार लोगों के साथ उत्तर प्रदेश लखनऊ कांडी के चर्चा को ये रूलिंग का पूरे प्रदेश में मान लीजिए कोई बेटी एक फैसला जैसे 304 है, राजस्थान में वो आदमी रह रहा और एक्सीडेंट उसका कानून में हुआ तो उसको सम्मान नोटिस अगर की जो व्यवस्था है क्या उसमें उसको खत्म करके पहले ही राजस्थान से बुलवाओ, वो आवे और अगर वो सीआरपीसी है तो क्रिमिनल प्रोसीजर को न्यायालय की प्रक्रिया को चलाने का काम जो करती है उसको इसके माध्यम से समाप्त ये कर दिया गया है या प्रभावहीन कर दिया गया है जिससे पुलिस विभाग की एक बड़ी इनकम इसके ऊपर राइट नेटवर्क को काम करने की जरूरत है। और मेरा एक सुझाव है कि इन सेक्शंस के ऊपर आपकी बृहद कार्यशाला की जाए जिससे ये पूरे प्रदेश की जो समस्या है नागरिकों की उससे निजात मिल सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम लोग सेमेस्टर पर चर्चा के लिए बैठे हैं और अभी हमारे साथियों के बीच से ऐसे तो कानून की संगतियाँ बहुत बड़ी हैं। वो ग्रुप 50% से सेक्शन 47 सीआरपीसी पर जो मुद्दाओं का विवरण दिया गया है मैं थोड़ा सा और उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक्चुअली मनसा हाईकोर्ट की 437 के सिलसिले में केवल और केवल इतनी थी
क्रिमिनल मामले में सुनवाई के बाद निर्णय सुनाए जाने से पहले वो 437 की दरखास्त मानते हैं। एक बार आपको दोबारा अपनी सारी जमानतें दाखिल करनी है। आदमी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, हालात क्या है, कायदे से होना ही चाहिए कि अगर पुराने अकाउंट्स को ये सेट करने में न्याय खर्चा बच सकता है, नई बात बन सकती है। और इसके अलावा जो केस संभावित के जिनमें दोषमुक्त होने की संभावना है, निश्चित रूप से 437 की आवश्यकता ये स्थितियां नहीं होती है, लेकिन ये मुद्दाबात है, उस पर निश्चित रूप से एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए और उस पर एक हमारा निवेदन भी है। इसी तरह से 41A पर जो आप बात कही उसमें भी केवल हाईकोर्ट की मंशा इतनी है कि जिस केस में किसी भी मुलजिम को इन्वॉल्व किया गया है, उसे इन्वॉल्व किए जाने के बाद उस केस के सिलसिले में उसकी जानकारी क्या है, उसे पुलिस को सहयोग या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सहयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर है कि जो आम पब्लिक का आदमी है वो ये नहीं जानता कि दरोगा जी उसे किस मकसद से बुला रहे हैं, और सब बात यह है कि दरोगा जी अपने मूल मकसद से परे हमेशा बात करते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये केवल डिस्कशन के साथ साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने लोग हैं कि जिसको किसी को किसी केस में इन्वॉल्व किया गया है उसे हम लीगल गाइडलाइंस भी दे सके और पुलिस विवेचना के उसे मेंटली इस बात के लिए श्योर कर सके कि अगर वो विवेचना में जाएगा तो उसे केवल अपनी बात कहनी है। विवेचना में किसी भी अपराध के सिलसिले में उसकी जो अपनी जानकारियां हैं उसे केवल उपलब्ध कराना और बाकी पुलिस दरोगा बिगाड़ेंगे नहीं है, किसी तरह से आप बहस नहीं करेंगे। अगर बहस किया जाता है तो आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे। अगर इस एश्योरेंस के साथ चीजें डेवलप हो तो मैं समझता हूँ कि लोगों का एक्सपेक्ट बच सकता है। 41A के सिलसिले में मैं व्यक्तिगत समझता हूँ कैसे कुछ डिस्कशन करते हैं कि उसमें जो मूल मंशा हाईकोर्ट की केवल नहीं रही कि एक्यूज्ड को ये डायरेक्शन दिया जाए कि वो उस इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स में अपनी पूरी भागीदारी करें। अब चूंकि हम लोग स्पेशली चर्चा कर रहे हैं प्री ट्रायल और एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट एंड अनदर सुपर, इस सिलसिले में स्टार्टिंग में मील का पत्थर रूलिंग आई है बहुत महत्वपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट से बड़े लंबे डिस्कशन के बाद कसाव की चीज होते हैं, उन्होंने कसाव के केस में यहां तक तय कर दिया कि जस्ट आफ्टर द अरेस्ट व्हेन द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट द लीगल उसे गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए। अगर वो कारण असत्य है तो उसे सुना जाना चाहिए। यानी एक सर्टेन अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन और दीज डायरेक्शन हैव बीन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये सारे डायरेक्शन सभी लोगों को जारी किए गए, ये स्पेसिफिक उसमें डायरेक्शन भी है कि ये डायरेक्शन सभी को। दूसरा इसमें जो अभी हमारी चर्चा से छूट रहा था, ये तो 167 की पोजीशन है। जब कोई गिरफ्तार किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है तो 167 के रिमांड के समय है। और सेकंड जो पोजीशन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, विवेचना पूरी होने के बाद, अभी हाल में निषेध पहले दिया था कि विवेचना तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा 7 साल के कन्विक्शन मैटर में। अब उन्होंने रिसेंट अभी जो दिया है उन्होंने उसके मुताबिक अपनी चार्जशीट तैयार कर एक्यूज को गिरफ्तार कर या साथ लेकर he will produce before the court। अब एक्चुअली केवल प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजरल एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया गया कि जिसके माध्यम से एक पुलिस अथॉरिटीज को, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये सब सर्टिफिकेट दे दिए गए कि आप इस तरह से आदमी का अरेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल पोजीशन क्या है कि मंशा उसके पीछे भी आया था, केवल ये थी कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस होता क्या था अंदर जनरल प्रैक्टिस में कि अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ, चार्जशीट सबमिट हुई तो मजिस्ट्रेट साहब बिना ये देखे कि एक्चुअली पुलिस ने जो जांच पड़ताल की है उसके मुताबिक क्या अपराध बनता है और किसके खिलाफ अपराध बनता है, मैं समझता हूं नोबडी इज टू ब्लेम। सीधा एक कोने में लिखा जाता है, संज्ञान लिया और केस रजिस्टर किया जाए और चालान लगा दिया। इसमें होता है ये कि बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ केस प्रामाणिक नहीं भी बनता है, पता लगा उनके खिलाफ संज्ञान ले लिया कोर्ट ने, तो अब मैं और पूरी फुल ट्रायल पेश कर, क्योंकि बीच में अपने संज्ञान को वापस लेने का मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं। ये थोड़ा सा बड़ी लीगल प्रॉब्लम है
जिसमें एक्चुअल पोजीशन ये हुई थी कि एक एसपी यहाँ उसने विजिलेंस बताया, यूपी का बहुत चर्चित केस था। एसपी विजिलेंस ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसने उन सारी चीजों को छुपाने के लिए यहाँ से ले जाकर के अपने एक पश्चिम नर्सिंग होम किया। नर्सिंग होम में उसका इलाज करवाने के दौरान ये दर्शाया कि हार्ट बीटिंग ओकेजनली पल्सलेस और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। रियली दैट वाज अ डेड बॉडी, लेकिन डॉक्टर ने ये साबित करने के लिए कि फूड पॉइजनिंग के साथ ये बॉडी हॉस्पिटल तक आई है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। उस पूरी विवेचना में एक लंबी बात जाने के बाद हुआ ये कि जो चार्जशीट सबमिट हुई तो जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट लगाई थी कि डेट पहले कॉज ऑफ डेथ कुड नॉट बी सर्टेन। तो पता लगा उन्हें भी मुझे बना दिया गया। डॉक्टर हरनाम सिंह भी उसमें एक्टिव रहे, वो जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उन्हें भी एक्टिव बना दिया। सीबीसीआईडी ने केवल डॉक्टरों से रुपए एडमिट कर और जो रियल करता था उसे तो मालूम है बनाया गया। उस सिलसिले में मैंने महसूस किया कि वो दोनों जो डॉक्टर्स थे कायदे से मैक्सिमम अगर कोई चीज उनके खिलाफ आनी चाहिए थी तो सेक्शन 201 थी, बट दे वर प्रोसिक्यूट फॉर ऑल सेक्शन। हमारा कहने का मतलब ये कि एक्चुअली यहाँ पर अवेयरनेस ऑफ द लीगल प्रॉब्लम, हम लोग यहाँ तक तो आते हैं कि चीजों को मुहाने तक ले, बट हाउ इट कैन बी प्रेजेंटेड, ये कहीं ना लैक ऑफ नॉलेज। चाहे तो समझ लीजिए कि वो एक स्टेजेस होती है जब एडवोकेट्स को या उनके पक्ष को रखने के लिए कोई कॉम्पिटेंट आदमी साथ नहीं होता, और जब कॉम्पिटेंट आदमी साथ नहीं होता है तो पॉजिटिवली जो सामने वाला है वो बहुत अवेयर नहीं है। चूंकि मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में 38 साल में पूरी रोड प्रैक्टिस के साथ कोई दिन ऐसा नहीं कि जो हमारी प्रॉपर प्रेजेंटेशन ना हो, और ये वीकनेस चाहे सिविल मैटर्स हो और चाहे क्रिमिनल मैटर्स हो। जो कोर्ट में बैठा मजिस्ट्रेट है वो कोई आसमान से पैदा नहीं हुआ है, भगवान नहीं है, वो भी हम लोगों के बीच से गया है। तो वो तो अपनी केवल ये ड्यूटी समझते हैं कि मैं मजिस्ट्रेट हूं, सुबह ड्यूटी पे आया हूं, दस्तखत बनाना है। जिन्होंने जितना माइंड में अप्लाई करना चाहते वो नहीं करते, और उनको प्रिविलेज इतना ज्यादा है कि हाई कोर्ट के जज भी एडमिनिस्ट्रेटिवली केवल उनके रास्ते में देख सकते, लेकिन उन्हें पर कोई किसी तरह की किस सिलसिले में प्रक्रिया जारी नहीं कर सकते। ये एक भी अपने तरह की लड़ाई है। तो जो हम लोग तमाम यहाँ डिस्कशन करने बैठे हैं कि प्री ट्रायल का सवाल हो, एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट का सवाल हो, केवल क्रिमिनल जस्टिस तरह की बात करें तो जो मजिस्ट्रेट को जितने राइट अवेलेबल है दे नॉट यूटिलाइज। अब ऐसा कौन सा फोरम हो कि हमारे मजिस्ट्रेट साहब बहुत ज्ञानी भी हो जाए, समझदार भी हो जाए और क्रियाशील भी हो जाए। ये एक सवाल है। इस अवेयरनेस को कैसे इम्प्रूव किया जाए? निश्चित रूप से अगर आने वाले व्यक्ति को यह उम्मीद हो कि मजिस्ट्रेट साहब मेरी बात सुन लेंगे, दरोगा जी ने अगर उसे धमका करके 2000 रुपए लिए हैं तो उनकी बात को सुन करके उसे कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जनरल पब्लिक के अंदर एक अपने तरह की चेतना उत्पन्न हो सकती है। दूसरा सवाल ये कि या तो फोरम के इतने लोग हो जाए कि गिरफ्तार लोगों को हम इतना जाकर के प्रतिनिधित्व उनका निर्देशन कर सके और उनकी बात को कह सके। ये निश्चित रूप से एक व्यवहारिक समस्या है। सैद्धांतिक रूप से हम बहुत सारी चीजें तय कर लेते हैं, सैद्धांतिक रूप से बहुत सारी चीजों को हम कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवहारिक रूप से चीजों को लाना है, इतने लोग हमारे पास कैसे हो, कैसी पोजिशन हो। प्रॉब्लम सच है कि वो जो लीगल सिस्टम बने हैं लोगों के सहयोग के लिए, और उसी सिस्टम का दुरुपयोग करके चाहे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का सवाल हो, चाहे कोर्ट के जज का सवाल हो, चाहे एडवोकेट का सवाल हो, हम उन्हीं कमजोरियों से हम अपना फंड ढूंढते हैं। ये एक प्रॉब्लम। इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से आज के फोरम से तो हम नहीं तय कर सकते हैं। अगर एक लंबे डिस्कशन के साथ चले तो इन समस्याओं पर विचार किया जा सकता है और रियली पीपल्स जो विक्टिमाइज है उन्हें किस तरह से हम सही सुविधा प्रदान कर सकते हैं, इस पर कोई न कोई निर्णायक बात भी दे सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि हमारे हाईकोर्ट के वकील साहब के बीच में जो हमारा अनुभव है, यहाँ प्रैक्टिकली जस्ट एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट, बिफोर द अरेस्ट, टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, वो सारी प्रक्रिया है जो हम दिन भर यहाँ देखते हैं, और जो यहाँ के मजिस्ट्रेट जुडिशियल सिस्टम को देखते हैं, उससे मेरा अपना अनुभव है कि लॉ से ज्यादा प्रॉब्लम है उसके एप्लीकेबिलिटी, कानून से ज्यादा समस्या है उसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग करने की। अगर प्रक्रियायोगिकता अगर हम कहीं से कुछ लगा सकते हैं, जो एक हमें आज की तारीख में भी एडवोकेट लाइसेंस से जो एक असंभव कार्य है, लेकिन अगर निश्चित रूप से प्रयास किया जाए तो ये भी सच है कि किसी भी जुडिशियल अफसर से, किसी भी एडवोकेट से, किसी भी विवेचनाधिकारी से अगर सच्ची बात की शिकायत कर दी गई उसकी तो उसको जवाब नहीं मिलता, फिर जवाब नहीं दे पाता। तो इस सिस्टम से सोचने का सवाल है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा और हमें इन सारी चीजों पर विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और उसको क्रियाशीलता में
आज भी स्टेट कहीं न कहीं स्टेट चाहता है कि जैसे बड़ी बनाए घंटे में चलता रहे, लाख आप प्रयास किया जाए। और आपने देखा होगा कि जब भी जुडिशियल सिस्टम के रिफॉर्म के लिए चाहे बजट के समर्थन की बात हो या फिर अभी आज ही पेपर में देखा था कि चीफ जस्टिस साहब का जो कार्यशाला है लखनऊ, जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि उत्तर प्रदेश खातों के अलावा हाईकोर्ट देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है और इसमें 160 साल 80 में या उसके पहले रिकमेंड किए गए, आज भी वहाँ 91 जजेस हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप 50% जजेस और ऐसे में आपको कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को त्वरित और सरलता से न्याय उपलब्ध होगा। तो एक तो ये है, दूसरा असली चीज ये है कि सिस्टम ही हमारा इसका इंस्पिरेशन बड़े लोगों के लिए है और गरीब आदमी के लिए वो जैसे बने बनाए ढाले में चलता है। तमाम सारे कानून बन गए, जैसे कि सीपीसी में हो गया कि 30 दिन में आप WS दाखिल करेंगे, लेकिन शायद 30 दिन में कभी WS दाखिल होता हो। ये सेक्शन बना दिया कि पुलिस ऑफिसर FIR वाला नहीं करेगा वो पनिशेबल ऑफेंस होगा, लेकिन आज तक मुझे लगता है कि 2 साल होने जा रहे हैं तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ इस बात के लिए कि आपको डायरेक्ट दी गई, आपने FIR क्यों नहीं पास किया, कोई पुलिस ऑफिसर पनिश नहीं किया गया होगा। तो ऐसे में जो जैसी संस्थाएं, जो सोसाइटी जो लोग हैं वही दबाव बना करके उनके कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट से हमें अपेक्षा करें और अपेक्षा कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक बना बनाया धरना है, उनको कभी कोई लगता है जैसा मैंने कहा है कि अगर वो चार्ज की स्टेज पर देखता है कि चार्ज या ये सब कॉग्निजेंस लेता है, सफिशिएंट एविडेंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो इस आधार पर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है अथवा वो एक्यूज है उसको बरी कर सकता है कि भाई आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं। लेकिन ऐसा वो रिस्क ले ऊपर से कर ये इतनी मुहैया हो जाएगी कि कहीं कहीं उसने पैसे दे दिए। हमारे कई हम लोग क्लास में मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने मैंने पूछा कि दरबार में जो भी प्रोसेस है कभी गए हम चाह करके कई मामलों में चाहते हैं कि हो जाए सर, लेकिन जैसे हमें करेंगे तुरंत हो जाएगी इसने पैसे ले लिए होंगे और हाईकोर्ट से हमको डंडा आ जाएगा कि भाई कैसे आपने कैसे उसको वही कर दिया। तो कई बार वो बना बनाया कर रहा है और चलता है, उनको भी नौकरी करना है और उसमें जो एक्यूज पर्सन है उसकी क्या प्रॉब्लम है उससे तो नहीं नौकरी करना है, जैसे चल रही है चलती रहेगी। आपको बड़ी मजे की बात है, जैसे हमारे यहाँ हाईकोर्ट में कोई चीज पेंडिंग है, आप उसके लिए प्रत्यावेदन डिसाइड करने के लिए कई कुछ जगह तो कर देते हैं, वो जगह कहीं किस प्रॉब्लम में करें, कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका प्रत्यावेदन डिसाइड कराया है। मैं अभी एक मामले में था ऐसे, मैंने उससे कहा साहब क्या प्रत्यावेदन डिसाइड करने का, मैंने कहा अगर आपको ये आइटम का कोर्ट भी हो, वो डांटने के अंदाज में बोले, मैं मुझे आपका नाम नहीं दूंगा। जब मैं उनसे कहा आर्टिकल 350 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को प्रत्यावेदन देने का अधिकार है और ऑन लैंग्वेज में, जिसमें वो खुद समझता हो अपनी बात को, और जब अगर वो पेंडिंग है तो एक तरह से वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हाईकोर्ट अगर नहीं इसको देखेगा तो कौन सी कोर्ट देखेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रोटेक्ट करना हाईकोर्ट नीचे की यूनिवर्सिटी जो है उनका भी ये अधिकार है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा जागरूकता जब तक हमें अपने अधिकारों के प्रति या कानूनी जो चीजें हैं उनके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो लाख प्रावधान हम उसको अपने पास में नहीं कर सकते। अब जैसे हम इलाहाबाद में हम लोगों ने शिशु भी वहाँ अपने हाउस है जिसमें बच्चों को, अब आप सोच सकते हैं सोसाइटी में जिनका पूरा बजट है उसमें मोस्टली बच्चे वो जो निराश्रित बच्चे रहते हैं और उनको
GIF में अब सारे दस्तावेज जो इतना बजट डायरेक्टर तक तलब किया गया, जस्टिस टंडन सख्त जज है, वो उसने 2-4 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करके डायरेक्टर आया और कहा हमने ये कार्रवाई की, इतना पर्याप्त बजट है, सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर बजट आपका इतना है लेकिन बच्चे की डेथ हो जा रही है और नेचुरल, मतलब ये कोई नैसर्गिक डेथ नहीं है कि आपको, और सामान्य तौर पर 35 बच्चे एक कमरे में रखे जा सकते, उसमें भी कई मेंटल डिसऑर्डर थे। अंत में गुस्से में आकर के उन्होंने वहां का जो प्रोफेशनल ऑफिसर था उसको कहा कि 7 दिन जाकर के वहां बिताओगे उन्हीं बच्चों के साथ, तब तुम उनके दर्द को कुछ समझोगे। तो ये आर्डर करने के बाद तब जाकर के वहां की व्यवस्था ठीक हुई। तो असली चीज यही है कि हम लोग इतना इंटरवीन कर पाते हैं और जितना हम हस्तक्षेप करेंगे, सोसाइटी के लेवल पर भी हम जागरूक करें अपने कानूनी जो नए अधिकार हैं और जो भी रेमेडीज उपलब्ध है उनको, और दूसरी तरीके से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े एडवोकेट्स हैं वो ट्रायल के भी स्टेज पर और बिफोर ट्रायल हम उन्हें कितनी मदद कर सकते हैं, इस पर ही निर्भर करेगा समाज के आम आदमी की पहुंच तक हो सकती है। इन सबको के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। यहाँ पर मुझे लगा कि अब ये जो सत्र हमारा चल रहा है इसमें बड़ी सीधी और जो प्रत्यक्ष वो भी अनुभव रहे हैं हमारे अधिवक्ताओं के, वो उन्होंने रखे, चाहे 437 का मामला है। मैं सोच रहा था कि पांडे जी एक बहुत महत्वपूर्ण केस यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ जानकारी रखेंगे, पता नहीं उन्होंने क्यों जो है अभी अपने उस अनुभव को, तजुर्बे को बचा के रखा है, क्योंकि एक ऐसा केस ये कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में सिर्फ यही कर सकते थे। जैसे हमारे सुमन साहब हैं, यही खालिद मुजाहिद का केस कर सकते थे और बाकी जो है उत्तर प्रदेश में लोगों के काम मुकदमा करने की हिम्मत नहीं थी। इमेज कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने जिस तरीके से बना करके आज वो आईएमओ को चैलेंज हुआ, और जो एक साथी कह रहे थे कि जो हमारे शासन में बैठे उच्च अधिकारी हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, डीजीपी, उन सबको जो दायरे में लाया गया दोष के अपराधों के, उसमें जो एक बड़ा महत्वपूर्ण केस चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में, इन सब के बारे में मैं समझता था आप रखेंगे और नहीं रखा गया। मुझे लगता है कि आप सब लोग जो है इन सारी चीजों के बारे में अवगत कराएंगे। 437 का जो मिश्रा जी ने उदाहरण रखा और जो व्यवस्था रखी और जो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण, पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है कि आदमी छूट जाए और उसके बाद उसको जो है अपने जमानत का बंदोबस्त करना पड़ रहा है, ये क्या तमाशा है। तो ऐसे बहुत सारी विसंगतियां, जैसा कि पांडे जी ने कहा कि कानून है वो एक चीज है और कानून को लागू कैसे किया जा रहा है ये अपने आप में उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो ये एक विचित्र सी विडंबना हमारे तंत्र में विद्यमान है, इसमें कैसे सुधार हो, हम इसमें बहुत सारे लोगों से बहुत सारी जानकारियां लेंगे। अभी मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने और अनुभव शेयर करें, लेकिन इस बीच हमारे 2-3 साथी जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं और मैं चाहूंगा कि वो भी इस समाज के महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो रोज दिन प्रतिदिन इस तरीके की जो आम आदमी की समस्याएं हैं जिससे जूझते रहते हैं। ऐसे हमारे एक साथी हैं केशव चंद्र शुक्ला जी, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो रखेंगे। मैं चाहूंगा इसी तरीके से कि हमारे बीच में कर नहीं पाए हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। तो फिर
मैं और आपको थोड़ी सी जानकारी निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्षेत्र है जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे व्यक्तियों के बारे में कानून की जानकारी बहुत कम लोगों को है और ऐसे कुछ औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ महिलाएं अपने काम करती हैं, उनका उत्पीड़न किस तरह से होता है, उस उत्पीड़न को बचाने के लिए कुछ मैंने प्रयास किए, मैं आपको उसको शेयर करके बताऊंगा। और एक साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ जो सबसे पहले 107 CRPC के अंतर्गत एक प्रशासनिक अधिकारी है, उसको डील करना है। उसमें क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति को पुलिस को संभावना है कि यहाँ एक अपराध हो सकता है, घटना हो सकती है और उस पर वो दोनों पार्टियों को भेज भी देता है, कभी एक पार्टी को भेजता है, वो प्रशासनिक अधिकारी के यहाँ भेजता है। तो प्रशासनिक अधिकारी उसमें किस तरह कार्रवाई करता है कि उसको जमानत दे और जमानत अगर देता है तो उससे कहता है सिक्योरिटी लाइन दो। एक घर से पुलिस ने पकड़ा और पुलिस एक मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रशासनिक है उसके सामने पेश कर देता है और पेश करने के बाद उससे 2 जमानतें मांग लेता है। जब 2 जमानतें उसके घर को पता ही नहीं कि मेरा लड़का है, मेरा भाई, मेरा आदमी, मेरा परिवार का ऐसा सदस्य जो पुलिस पकड़ के नहीं भेजे, उसको वहां जमानत की जरूरत पड़ेगी क्योंकि उसका कोई वो नहीं होता, कोई सूचना नहीं होती कि उसके परिवार को सूचना नहीं है और सीधा मजिस्ट्रेट उसको उस समय जमानत देने पर जेल और वो 14 दिन तक बंद रहता है। उसी की परफेक्ट की जीआरपी में पुलिस रेलवे में सफा करने वाले व्यक्ति कभी ब्रेड का कि ब्रेड उसके जेब में ब्रेड निकला और उसने ब्रेड से छूट भागने की कोशिश की और उसको बदमाश कहने या फिर ब्रेड खराब के रात में होता है, उसका देखा कि कोई ऐसे ही है, उसको खाने में बंद कर दिया, वो खाने में दूसरे ने फेंक दिया उसको जाकर के कोर्ट में। उसी घर परिवार वालों को भी पता नहीं चलता कि हमारा आदमी सफर करने जा रहा था और पुलिस को खाने की तैयारी में बंद कर दिया। उसके सामने एक ये समस्या रहती है कि उसको अब हम क्लियर हैं, हम वकील हैं, चाहते हैं इसकी जमानत करा दें, जमानत कराते हैं लेकिन उसके सामने आती सिक्योरिटी। इस बात पर उन्होंने बैठकर काफी प्रयास किया है, कई जगह से लोगों मतलब इस बात के लिए कहा, कोर्ट में भी डाला गया कि भाई उसके पास जमानत नहीं तो कहां से लाए और एक सिक्योरिटी नहीं सिंगल सिक्योरिटी से काम कर रहा है, क्या गुजर के लिए छोड़ा जा सकता है क्योंकि इसकी संभावना नहीं रहती कि मारपीट होगी कहां, उसे 7-16 कर देते हैं, जीआरपी कर दी इस तरह। उस केसों के लिए मैंने भी काफी प्रयास किया और सहयोग से हमारे मिश्रा जी इनका भी सहयोग मुझे मिलता है और हमारे जैसे उनसे भी उसको काफी प्रयास बात करने पर मालूम पड़ता है कि हमने आगे भी कैसा पुरस्कार मिला। लेकिन साथ साथ मैंने एक बात तो आपको मंदिर के संबंध बताई प्रशासन की, दूसरा है महिलाओं के संबंध में जो ये खासकर कहीं फैक्ट्री में या हमारे यहाँ उद्योग इसका बहुत ज्यादा चल रहा है कवरेज। यहाँ पर मैंने देखा बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाया, इसके लिए मैंने प्रयास किया और हमारे श्रम विभाग के अधिकारी को मैंने और डीएम को इस बात के लिए दिखाया और प्रशासनिक अधिकारी बात बताई कि भाई इन बच्चों से क्यों आप काम ले रहे हो जो नाबालिग हैं और ग्राम को देखें जो 150 नीचे कहने ट्रैक्टर में चले जा रहा है मजदूर, उन बच्चों को बैठा दिया जाता है, मजदूर नीचे पत्थर उठाते लाके ऊपर ले जाते हैं, कभी भी नहीं मरता, उसकी कोई पुलिस की जरूरत नहीं। ज्यादा पुलिस को खबर मिली और उन्होंने तुरंत जो है ठेकेदार को पकड़ा इसकी उन बच्चों से काम लिया जाता है, उन महिलाओं से सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक काम लिया जाता है और उनके ना बच्चों का उनके साथ में बच्चे होते हैं न उनकी देखभाल करने वाली बात ठेकेदार के पास रहती है। दूसरा हम कुछ बार मैंने थोड़ा सा उठाने की कोशिश की, बात आया अपने साथियों को बताया मैंने देखी भाई हमारे यहाँ एक कबूतर जात होती है जो पुलिस आएगी
बनाने का काम रख दिया है, उसके पास कोई धंधा नहीं है। आए दिन पुलिस आती है, बंद करती है, वो जब अपना उसको ऐसा करती है, आपका पैसा दिया, जुर्माना जमा किया, ऐसी बात हो जाएगा। ये पुलिस की प्रताड़ना पर चल रही है, इसके लिए क्या किया जाए। दूसरा मैंने अभी हमारे मोटा हमला होता है, मैंने देखा पुलिस की एक आम रूटीन पर आ है धारा 25 सब आज से इस पर भी इतने जुर्म ढाए डाले हैं पुलिस के द्वारा कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी जब भी चाहा दवा दे दिया, इसके बाद पूरी प्रक्रिया महीना 2 महीने की 3 महीने तक की प्रक्रिया चलाते रहे। अच्छा सच्चाई इसमें है कि ना उसके पास कोई ऐसा शस्त्र पाया जा रहा है, ना कोई कटहल बनाया है, वो थाने में मौजूद रहती है, उसको उठा के पुलिस लगा देती है। इस बात के लिए मैंने काफी विकल्प भी दिया और प्रयास भी किया, एसपी से भी निकला, हमारे कार्यक्रम संगठन के और बुलाया समाज के उन लोगों को बताया कि आखिर 2-3 में एक खाना कभी मंगल से नाम कर देती है, जिसको पुलिस ने अपने यहाँ केवल इस बात में रखे रही जो चौधरी करता था, सेवा एक पुलिस को खाना बना जाता है, उसको खा करके सबक करने से बंद कर देता है और मानसिक तौर पर प्रताड़ना करके जेल के अंदर, जिसकी मैंने पहले और 3 महीने तक जमानत कराया मैंने, क्योंकि इसकी जमानत नहीं था इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ा मैंने 2 महीने का। अंत में क्या हुआ कि उसको जो है एक शिक्षा दे दी गई कि तुम इकबाल करो, उसने इकबाल कर लिया, बाल छोड़ दिया गया, मेरी जमानत कराने की प्रक्रिया, मेरी उसकी लगने की उसके एड दिला दी है, सारी दिला दी। अगर जमानत नहीं तो स्वीकार करो। इस तरह से बच्चों के संबंध में अब एक 4 संख्या में एक बारे में बात चल रही है। आज की समस्या समाज में बहुत बढ़ गई है, खाई बढ़ गया है, इससे समाज में टूट रहा, परिवार में महिलाएं पहले कुछ कारणों से प्रताड़ना होती है, ऐसा नहीं कि मैं कहूँ कि सभी ऐसा प्रताड़ना नहीं आती, महिलाओं का प्रताड़ना किया जाता है, दहेज संबंधी किया जाता है, इसमें बड़ी बड़ी घटना कभी हो जाती है, जिसका समाज दोषी है, परिवार दोषी है, थोड़ी सी बात बड़ी रूप में ले लेते उसको क्यों दूर न करें, इसका भी चिंतन समाज के लोग डिसाइड कि उसमें पुरुष वर्ग इतना प्रताड़ित कभी कभी ऐसा परिवार हो जाता है कि पूरे लोग परिवार के 5-5, 4-4 लोग कभी किसी पूछने गए, हो सकता है अपने साथ में 4-5 को लिखा दो, सास को लिखा दो, ससुर को लिखा दो, देवर को लिखा दो, जेठानी को लिखा दो, देवरानी को लिखा दो, अन्ना को लिखा दो। ये कंप्लेंट